जी अस्सलाम वालेकुम। कैफे आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। लेक्चर नंबर 10। आज के लेक्चर में हम क्या सीखने जा रहे हैं? आज के लेक्चर में हम कोशिश करेंगे हमारी जो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म वाली रिस्क है, यानी ऐसी लिस्ट है, यानी ऐसी लिस्ट जिसमें हमारा रिस्क इंक्रीज होता है, उसको डिस्कस कर लें कंप्लीट। कुछ सिचुएशंस हमने कल के लेक्चर में डिस्कस कर ली थी, बाकी की सिचुएशन हम कोशिश करेंगे आज के लेक्चर में इनको कंप्लीट डिस्कशन कर लें। और ये ध्यान में रखिएगा, ये जहां पे भी ऑडिट में लिस्ट आती है केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से हाईली इंपॉर्टेंट होती है। जैसे इससे पहले मैंने आपको बताया, रिकॉल करवा दूं, हमने कुछ इंटरनल कंट्रोल्स के बारे में पढ़ा, मैंने उसकी कुछ एग्जांपल्स आपको दी, कुछ मिस स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ा, उनकी एग्जांपल्स हमने देखी। फिर इसके बाद अब ये प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म वाली लिस्ट आ रही है। ठीक है, फर्क क्या है इन तीनों लिस्ट में? कंसेप्चुअली फर्क आपके जहन में होना चाहिए। क्विकली आपके सामने छोटी सी डायग्राम। हमारा एक अकाउंटिंग सिस्टम होता है, ठीक है। अकाउंटिंग सिस्टम, दुनिया का कोई भी सिस्टम, चाहे अकाउंटिंग हो चाहे कोई और हो, उसके तीन फेजेस होते हैं, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। हमारा जो अकाउंटिंग सिस्टम होता है, अकाउंटिंग सिस्टम से मुराद जिससे अकाउंटिंग होती है कंपनी की ट्रांजैक्शन की, जिससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती है, उसके भी तीन स्टेजेस हैं, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। आउटपुट कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, इनपुट कहते हैं एंटिटी की ट्रांजैक्शन को, एंटिटी की ट्रांजैक्शन को, एंटिटीज, एंटिटी किसको कह रहा हूं मैं भला? हमारा क्लाइंट जिसको हम ऑडिट कर रहे हैं, कंपनी, बिल्कुल वो कंपनी जिसको हम ऑडिट कर रहे हैं, लेकिन वो कंपनी के अलावा सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप भी हो सकती है। इसीलिए कंपनी की बजाय वर्ड हम कौन सा यूज करते हैं? एंटिटी, जेनेरिक टर्म है। एंटिटीज, ट्रांजैक्शन, इनपुट, और ये इंटरनल कंट्रोल। बेसिक क्वेश्चन, हमारी अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? जल्दी से बताते जाए। शाबाश, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ओपिनियन एक्सप्रेस करने की। क्या हमें सिर्फ इसका मतलब है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फोकस करना चाहिए, या उसके पहले वाले ये जो एरियाज, इन पे भी फोकस करना चाहिए? इनकी भी देखिए, वेरिफिकेशन इसी की ही होगी। वेरिफिकेशन, इनकी वेरिफिकेशन नहीं होगी, लेकिन क्या इनकी अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए? क्यों अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए? रिस्क असेसमेंट के लिए। शाबाश, इसका मतलब है इंटरनल कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग से भी रिस्क आएगा, और एंटिटी की ट्रांजैक्शन, एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग, उसकी ट्रांजैक्शन की अंडरस्टैंडिंग से भी रिस्क सामने आएगा। ठीक है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की वेरिफिकेशन के दौरान भी मसले मसाइल सामने आएंगे। ऐसे भाई, मसला तो हर जगह पे हो सकता है ना, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। इधर अगर मसला है उसे हम क्या कहेंगे? मिस स्टेटमेंट। शाबाश। इधर इंटरनल कंट्रोल में मसला क्या है? इसे हम कहते हैं वीकनेस इन इंटरनल कंट्रोल। वीकनेस इन इंटरनल कंट्रोल, या इसका टेक्निकली एक और नाम है कंट्रोल रिस्क। कंट्रोल रिस्क, ठीक है, वीकनेस इन इंटरनल कंट्रोल या कंट्रोल रिस्क। और यहां पे भी क्या कोई मसला मसाइल हो सकता है? बिल्कुल, यहां पे भी मसला मसाइल हो सकता है। यहां पे जो मसला मसाइल होता है उससे जो रिस्क आता है उसे हम कहते हैं इनहेरेंट रिस्क। इनहेरेंट रिस्क, ठीक है जी। मिस स्टेटमेंट की दो तीन एग्जांपल्स मैंने आपको दे दी। इसके बाद कंट्रोल रिस्क की कोई तीन चार एग्जांपल, दो तीन एग्जांपल्स मैंने आपके साथ शेयर की। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं इनहेरेंट रिस्क की एग्जांपल, यानी हमारे सामने ऐसी डिफरेंस ऑडिट करते हुए, हम कंपनी को अंडरस्टैंड करते हुए, ऑब्जर्व कर रहे होंगे, कंपनी में घूम फिर रहे होंगे, लोगों से कोई इंक्वायरीज वगैरह कर रहे होंगे, तो क्या हमारे सामने कोई ऐसी सिचुएशन आ सकती है जिनसे रिस्क इंक्रीज हो रहा हो? सब बिल्कुल आ सकते हैं। जैसे इसकी जो क्लासिक एग्जांपल आई, कि आप सबसे ज्यादा पूछता है इसकी, इस वाले टाइप ऑफ रिस्क की। देखिए, अब आपके सामने दो रिस्क प्रेजेंट हुए हैं, एक का ताल्लुक इंटरनल कंट्रोल से है, एक का ताल्लुक एंटिटी और उसकी ट्रांजैक्शन से है। अगर एंटिटी ये ऑफर करती है कि जितना हमारा प्रॉफिट होगा 10% सीएफओ सीईओ को बोनस मिलेगा। अब देखिए, ये मिस स्टेटमेंट तो नहीं है, ये बोनस देना मिस स्टेटमेंट, अगर बोनस जो भी दिया गया ठीक रिकॉर्ड हो गया तो कोई मिस स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन इससे रिस्क राइज होता है। क्या रिस्क राइज होता है? कि सीएफओ सीईओ ज्यादा बोनस हासिल करने के चक्कर में प्रॉफिट को ओवरस्टेट करेंगे। अच्छा, एक्चुअली किया है कि नहीं किया ये नहीं कह सकते हम, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि वो कर सकते हैं, तो हमारा रिस्क बढ़ जाएगा कि शायद किया हो, शायद किया हो। अब हमने फिर यही कंफर्म करना है बाद में कि एक्चुअली किया है कि नहीं। तो अब ये अगर 10% बोनस दिया है, क्या आप ये कहेंगे कि वीकनेस इन इंटरनल कंट्रोल है? नहीं, इसका ताल्लुक कंपनी के ऑपरेशन से नहीं है, ये तो कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन मिली, उसके ट्रांजैक्शंस के बारे में इंफॉर्मेशन मिली। हाँ, अगर आप ये कहते ना सर सेल्स की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होने से पहले कोई चेक नहीं कर रहा, उसकी अप्रूवल नहीं हो रही, वो इंटरनल कंट्रोल की प्रॉब्लम होती, ये ट्रांजैक्शन की प्रॉब्लम है। अगर मैं आपसे कहूं स्टॉक काउंट, जो इन्वेंट्री की नेचर ऐसी है कि छोटी छोटी स्मॉल इन साइज और हाई वैल्यू आइटम्स है, तो आप क्या कहते हैं कि इसमें रिस्क है? कौन सा रिस्क है? इनहेरेंट रिस्क है, क्योंकि उसकी नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन की, इन्वेंट्री की नेचर की वजह से है।
लेकिन कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल की अभी बात नहीं करते। और अगर मैं आपसे ये भी कहता कि अच्छा इन्वेंट्री ऐसी है जो कि आसानी से चोरी हो सकती है, प्लस वहां पे जिस जगह इन्वेंट्री रखी है वहां पे कोई लॉक एंड की सिस्टम ही नहीं है, वहां पे कोई सीसीटीवी कैमरा ही नहीं है, वहां पे स्टॉक काउंट ही नहीं किया जाता, तो ये क्या कंट्रोल है। शाबाश। तो तीनों में फर्क समझ आ रहा है? ये एक हाईली टेक्निकल कंसेप्ट है, इन तीनों में फर्क, ऑडिट का हाईली टेक्निकल। तो इसलिए आपको अगर ये समझ आ रहा है तो ये बड़ी अच्छी बात है कि आपकी बेसिक स्ट्रॉन्ग डेवलप हो रही है। इन तीनों में फर्क आपने ध्यान में रखना है। एक एक दो दो एग्जांपल हर एक के ध्यान में रखेंगे ना हमेशा, कि एंटिटी ट्रांजैक्शन यानी इनहेरेंट रिस्क की ये 2-3 एग्जांपल हैं जो भी आपको इजी लगे, इंटरनल कंट्रोल की ये एग्जांपल है, 2-3 एग्जांपल भी अगर आपके जहन में बैठ गई इनको डिफरेंशिएट करने के लिए, तो कंसेप्ट हमारा कंप्लीट हो गया इस लेवल का। यहां तक क्लियर है? अच्छा चलिए, अब आज के लेक्चर में हमने जो डिस्कस करना है वो कौन सा एरिया भला? वो हमारा ये एरिया है, इनहेरेंट रिस्क। ठीक है जी। असल में कहा यह जाता है, जो सीनियर्स है ना हमारे सीनियर्स, वो ये कहते हैं, ये मॉडल समझाने का कहते हैं, इस जगह पे गड़बड़ होती है ना, जब इस एरिया में रिस्क होता है, इसमें नाम मैनेजमेंट, ये जो रिस्क है ये नॉर्मली हम मैनेजमेंट का कसूर नहीं समझते, मैनेजमेंट का कसूर, क्योंकि देखिए पॉलिसी देना ऐसी कि प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो, मैनेजमेंट पीछे जो डायरेक्टर्स होंगे उनकी अच्छी नीयत होगी कि प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो तो हमें बोनस लेने में कोई हर्ज नहीं है, वो तो फिर उसका कुछ लोग गलत इस्तेमाल कर सकते हैं ना। तो बाहर चलिए, ये 3 क्लियर। आगे चलते हैं, अब हम इसको डिस्कस करने लगे एंटिटी की ट्रांजैक्शन को। अभी आपके सामने कुछ एग्जांपल्स हैं, इन सारी एग्जांपल्स में रिस्क इंक्रीज होगा। अच्छा, आपके लिए गुड न्यूज ये है, आई कैप जब भी केस स्टडी सेट करता है आपसे सिर्फ इतना पूछता है कि बताओ इस इंफॉर्मेशन की वजह से रिस्क इंक्रीज होगा कि नहीं, वो आगे टाइप ऑफ रिस्क नहीं पूछता। यानी फर्ज कीजिए अगर किसी जगह पे कोई ऐसी एग्जांपल आ गई कि आप डिसाइड नहीं कर पाए कि ये इनहेरेंट रिस्क है कि कंट्रोल रिस्क है, लेकिन आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि ये रिस्क है, तो आपको कंप्लीट मार्क्स मिल जाएंगे। क्योंकि आई कैप जो केस स्टडी आपको दे रहा है उसमें वो आपसे रिक्वायरमेंट में सिर्फ इतना कहता है मुझे रिस्क आइडेंटिफाई कर दो, टाइप ऑफ रिस्क की बात आई कैप नहीं पूछता। लेकिन हमें पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए, इसलिए कि इस एरिया का चैप्टर डिफरेंट है, इस एरिया का चैप्टर डिफरेंट है, इस एरिया का चैप्टर डिफरेंट है। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए, लेकिन आई कैप केस स्टडी में पूछेगा नहीं। अब स्टार्ट करते हैं कि केस स्टडी, ये जो लिस्ट है ना आपके सामने याद रखिएगा, ये लिस्ट आपको आई कैप की बुक में नहीं मिलेगी। ठीक है, हमने ये लिस्ट कैसे, ये स्टैंडर्ड में भी नहीं है मौजूद लिस्ट, हमने ये लिस्ट कैसे प्रिपेयर की, हमने आई कैप के पास्ट पेपर जो है उनको छाना, उसमें से जो बार बार वो रिस्क केस स्टडी टेस्ट कर रहा था उनकी लिस्ट बनाई, ये वो लिस्ट आपके सामने। तो इसको आपने ऐसे पढ़ना है, समझना है कि जैसे आप केस स्टडीज अटेम्प्ट कर रहे हो। केस स्टडी में तकरीबन इसी इंफॉर्मेशन को एक्सपेंड करके केस स्टडी बनाएगा। क्लियर? स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले, अच्छा अब कल मैंने कुछ बेसिक्स सिर्फ डिस्कस की थी, आज मैं तरतीब से चल रहा हूं। इंटेंडेड सेल ऑफ शेयर अ बिजनेस आर एक्वायरिंग लोन, ये कल हमने डिस्कस नहीं किया था ना, जो डिस्कस किया था मुझे बता दीजिएगा ताकि मैं उसको स्किप करके आगे चलूं। इंटेंडेड सेल ऑफ शेयर्स, वो कहता है अगर आप अपनी गाड़ी बेचना चाहते हैं ना, उसमें कोई गड़बड़ है, आप कोशिश करेंगे उसको छुपाएं ताकि उसकी अच्छी कीमत मिले। ठीक है, जैसे अगर कोई फॉर एग्जांपल नॉर्मली हम देखते हैं कोई रेडी वाला अगर सेब बेच रहा हो और वो सेब किसी जगह से थोड़ा सा गला हो, तो क्या वो गला हुआ हिसाब के सामने रखेगा? क्या अगर उसको छुपाने की कोशिश करे, उसके ऊपर स्टिकर लगा देगा। ठीक है, रीजन क्या होती है? ताकि उसकी ज्यादा प्राइस मिले। उसी तरह मुझे बताइए, आप ऑडिटर हैं, आपको अगर इंफॉर्मेशन मिली कि ऑडिट कंप्लीट होने के बाद डायरेक्टर्स ये चाह रहे हैं या मेजोरिटी शेयर होल्डर ये चाह रहे हैं कि उनके पास जितने भी शेयर हैं उनको बेच दे, तो फौरन आपके जहन में क्या चीज आएगी कि ये शेयर की हाई प्राइस लेने के लिए प्रॉफिट को या एसेट्स को ओवरस्टेट करने की कोशिश करेंगे। वे करेंगे क्या नहीं? ताकि इसलिए प्रॉफिट को ओवरस्टेट करने की कोशिश करेंगे ताकि प्रॉफिट ज्यादा होगा तो जिसको शेयर्स बेचेंगे वो ज्यादा कीमत अदा करने के लिए तैयार होगा। अगर उसमें कोई गड़बड़ है भी तो वो उसको छुपाने की कोशिश करेंगे। अगर कंपनी के खिलाफ कोई लिटिगेशन चल भी रही है तो खास तौर पे जब कंपनी को बेचना होगा ना, उस लिटिगेशन को छुपाने की कोशिश करेंगे स्टिकर लगा के। वो नोट्स अकाउंट्स में उसका डिस्क्लोजर कंपनी नहीं देगी, मैनेजमेंट नहीं देगी। एग्री करते हैं इसे? देखिए मेंटली कन्विंस्ड होंगे तो केस स्टडी कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। अगर मेंटली कन्विंस्ड है तो ओके करें, फिर मैं आगे चलता हूं। ओके, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी स्टूडेंट को? आगे चलते हैं नेक्स्ट।
अनयूजुअल ग्रोथ आर डिक्रीज, ये हमने कल डिस्कस कर लिया था। मैनेजमेंट बोनस ये भी डिस्कस कर लिया, सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन भी हो गया, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ये भी हो गया। कैश फॉर सेल आर परचेज इज रिसीव्ड आर पेड इन एडवांस। इस लाइन में असल जो फोकस है ना, जिसको आपने अंडरलाइन करना है, वो है इन एडवांस। इन एडवांस जब कोई चीजें कैश रिसीव होता है, जैसे अगर तो आप अक्सर ये शायद रेक्टिफिकेशन फाइल में क्वेश्चन करते होंगे कि एडवांस कैश रिसीव्ड क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि असल में जब कैश रिसीव होता है ना, जब आप सेल करते हैं एडवांस में, यानी अभी चीजें भिजवाई नहीं, पहले कैश रिसीव कर लिया, उसकी एंट्री क्या होती है भला? कैश डेबिट एडवांस क्रेडिट। शाबाश। अच्छा 10% एडवांस था, फिर उसके बाद गुड्स डिलीवर कर ली, 80% गुड्स की डिलीवरी पे मिला, अब क्या एंट्री होनी चाहिए? कैश डेबिट 80 से, एडवांस डेबिट 10 से, रेवेन्यू क्रेडिट 90 से, हालांकि 100 की चीजें बेची है। हाँ, डेटर को भी डेबिट करें। ये थोड़ी मुश्किल होगी ना एंट्री। अगर आप जो सीए के स्टूडेंट्स हैं, आपके लिए ये एंट्री थोड़ी सी मुश्किल होगी जब एक सेल का कैश एक नहीं 3 पॉइंट ऑफ टाइम पे मिल रहा है। और कॉर्पोरेट लेवल पे ऐसे होता है, कैश 3 पॉइंट्स ऑफ टाइम पे मिलता है। एडवांस, थोड़ा सा एडवांस, फिर मेजर पोर्शन मिलता है जब आप गुड डिलीवर करते हैं, और फिर रिमेनिंग उसके कोई महीने के बाद। तो जो क्लाइंट का अकाउंटेंट होगा, क्या उसके लिए मुश्किल नहीं होती होगी? बिल्कुल, लेकिन उसने अपनी मुश्किल आसान की है। पता है कैसे? वो कहता है सर देखिए मैं एंट्री पास कर देने को 10 रुपए आए, कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट, बाद में 80 रुपीज आए, कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट 80 से, गुड्स डिलीवर होने के बाद महीने बाद 10 रुपए आए, कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट 10 से। कहता है ये ले सर एंट्री हो गई। सही है कि गलत? अब वो अकाउंटेंट क्या कहेगा? सर अल्टीमेटली तो देखिए नेट एंट्री तो वही है, कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट 100 से, और इवन जो आप एंट्रीज 3 सजेस्ट कर रहे हैं ना, इसका भी नेट इफेक्ट देखेंगे तो यही आएगा। अब इसका जवाब सुनिए। अगर तो ड्यूरिंग द ईयर तीनों एंट्रीज पास हो जाती हैं तो आपका तरीकाकार भी सेम रिजल्ट देगा और अकाउंटेंट वाला भी। ये प्रॉब्लम तब आती है जब ईयर एंड पे हो। ईयर एंड पे अगर कुछ ट्रांजैक्शंस अभी कैश आ गया, कुछ का आना बाकी है, उस वक्त ये गलती आएगी। इसीलिए याद रखें, वो ये समझा रहा है कि अगर कैश आप रिसीव कर रहे हैं एडवांस में, यानी हमारा क्लाइंट, या पे कर रहा है एडवांस में, तो रिस्क है कि जो कैशियर है ना, वो कैश बेसिस पे ही इनकम या एक्सपेंस रिकॉर्ड कर रहा होगा, जबकि हमारी अकाउंटिंग सिखाती है वो रिवार्ड बेसिस पे इनकम या एक्सपेंस रिकॉर्ड होना चाहिए। लेकिन क्लाइंट का कैशियर अपनी जिंदगी आसान रखने के लिए क्या किया करता है? कैश बेसिस पे। फर्क समझ आ रहा है? इसको दोबारा पढ़ के देखें, बात समझ आई है कि अगर कैश क्वेश्चन में आपको बता दे कि परचेजेस या सेल्स के केस में कैश एडवांस में रिसीव किया जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है? क्लाइंट ने रिकॉर्डिंग गलत की होगी कैश बेसिस पे। क्लियर? मैं ये नहीं कह रहा कि लाजमी कैश बेसिस पे की होगी, लेकिन चांसेस हैं, हमने उनको चेक करना। फिर सुन लीजिए, अगर आपको सारा कैश एक ही पॉइंट ऑफ टाइम पे मिल रहा है ना, जिस पर आप गुड्स डिलीवर कर रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर क्वेश्चन में कह दे कि आप जो कैश रिसीव कर रहे हैं कस्टमर से सेल के केस में, वो एडवांस में रिसीव कर रहे हैं, तो एडवांस की एंट्री जो हमारा अकाउंटेंट होता है, क्लाइंट का अकाउंटेंट, सब उसको एडवांस की एंट्री नहीं आती, उसको सिर्फ एक एंट्री आती है, कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट। तो अगर कोई एडवांस कैश एडवांस में रिसीव हो रहा है या पे हो रहा है, उसको इनकम या एक्सपेंस ही रिकॉर्ड कर रहा होगा। हालांकि जितने भी एडवांसेस होते हैं उनको इनकम या एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं करते, हम एसेट या लायबिलिटी के तौर पे रिकॉर्ड करते हैं। एडवांस रिसीव किया है तो वो आपकी लायबिलिटी, एडवांस पे किया है तो एसेट। लेकिन क्लाइंट का अकाउंटेंट क्या करता है? उसको इनकम या एक्सपेंस के तौर पर रिकॉर्ड। इस तरह की कोई रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में भी आती थी, ये वो उसी की तरफ इशारा, इसी की तरफ जी। इसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है इनकंसिस्टेंसी बिटवीन डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एविडेंस। देखिए हम अपने ऑडिट में ये पॉइंट आपका 4-5 टॉपिक्स में टेस्ट होगा पूरे ऑडिट में, इनकंसिस्टेंसी। इसलिए इसको जरा ध्यान से समझिए। पहले सोर्सेज समझ लीजिए। हम एविडेंस डिफरेंट सोर्सेज से हासिल करते हैं। हम एज ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट की वेरिफिकेशन के लिए एविडेंस डिफरेंट, कभी इनसाइड द एंटिटी, कभी आउटसाइड द एंटिटी। ठीक है, यानी इनसाइड से क्या मुराद है? मैनेजमेंट से, सीएफओ से, सीईओ से, ठीक है, और सेल इनवाइसेस से, परचेज इनवाइसेस से, ये भी इनसाइड ही है। आउटसाइड द एंटिटी क्या है? डेटर से, क्रेडिटर से, बैंक्स से, लॉयर्स जो हैं कंपनी के उनसे, ठीक है, एक्सटर्नल वैल्यूज वगैरह जो होते हैं उनसे, ठीक है, सप्लायर से, बिल्कुल। तो डिफरेंट सोर्सेस है। अच्छा,
इनसाइड भी डिफरेंट सोर्सेज हो सकते हैं इनसाइड द एंटिटी। जैसे हो सकता है हम कुछ एविडेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट से हासिल करें, कुछ एविडेंस मार्केटिंग डिपार्टमेंट से हासिल करें, हम कुछ एविडेंस ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट से हासिल करें। ठीक है, जैसे कंपनी की काउंटिंग एस्टिमेट्स, काउंटिंग पॉलिसीज के बारे में हमें अकाउंट्स डिपार्टमेंट से पता चलेगा। कंपनी की कौन सी प्रोडक्ट्स मार्केट में हाई बिक रही है, कौन सी ठप हो गई है, ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट से पता चलेगा। ड्यूरिंग द ईयर कितने एम्प्लॉइज आए, कितने गए, कितना किसको इंक्रीमेंट मिला, HR डिपार्टमेंट से हमें ये चीजें पता चलेगी। ठीक है, तो इस तरह की डिफरेंट डिपार्टमेंट से इंफॉर्मेशन बता ये रहा है आपको कि आप किसी चीज के बारे में जब डिफरेंट सोर्सेज से एविडेंस हासिल करें तो सोच के बताइए ये सारे एविडेंस से जो इंफॉर्मेशन मिले इसका मैच करना जरूरी है कि इनमें फर्क आना जरूरी है, मैच करना। और अगर इनमें डिफरेंस आता है तो इसका मतलब दोनों में से कोई एक तो गलत है। मोस्ट प्रॉब्लम यही कह रहा है यहीं से आपका रिस्क राइज हो जाना चाहिए। किसी भी ऑडिट की किसी भी केस स्टडी में कह दे कि एक सोर्स से जो आपको एविडेंस मिला है वो दूसरे सोर्स से डिफरेंट है, एक सोर्स कोई और बात कर रहा है, दूसरा सोर्स कोई और बात कर रहा है, तो रिस्क है। जैसे बात को आप देखते हो मूवीज में ऐसे होता है, दो दोस्त हैं, उन्होंने कोई वारदात की, पुलिस वाले दोनों को पकड़ते हैं, सबसे पहला काम क्या करते हैं, दोनों को लात कर देते हैं और दोनों से पूछते हैं भाई उस टाइम पे तुम क्या कर रहे थे, उस टाइम पे तुम क्या करते हो, कैसा, हम दोनों तो इकट्ठे थे। एक कहता है मैं सिनेमा में मूवी देख रहा था और दूसरा कहता है हम पार्क में सैर कर रहे थे। वो कहता है पकड़े, रिस्क सामने आ गया कि नहीं आ गया। उसी तरह एक सोर्स से हमें एविडेंस मिले, वो कोई बात कर, दूसरे सोर्स वाला कोई बात कर, इसका मतलब कोई तो गलत है। अच्छा, अब इसी की ये कंसेप्ट कंप्लीट हो गया कि जब कभी एक सोर्स से एविडेंस डिफरेंट हो दूसरे सोर्स से तो हमारा रिस्क इंक्रीज हो जाएगा कि कोई ना कोई मिस स्टेटमेंट लग रहा है कि है। यहां जो लफ्ज है ना डिफरेंट होना, इसको मुख्तलिफ अल्फाज से याद करता है। यानी एक सोर्स और दूसरे सोर्स में डिफरेंस है ना, इसके लिए 3 वर्ड यूज करता है। एक तो डिसएग्रीमेंट, एक सोर्स का डिसएग्रीमेंट है दूसरे सोर्स से, डिसएग्रीमेंट लफ्ज आएगा। डिसएग्रीमेंट के साथ इनकंसिस्टेंसी का भी लफ्ज आ सकता है और कॉन्ट्राडिक्शन। इन तीनों का मतलब एक ही है। ठीक है, कि एक सोर्स से जो एविडेंस मिला वो डिफरेंट है दूसरे सोर्स से, तो डिफरेंट के अलावा क्या अल्फाज यूज कर सकता है, कॉन्ट्राडिक्शन, डिसएग्रीमेंट और इनकंसिस्टेंसी। शाबाश। अच्छा, अब इसकी कुछ एग्जांपल्स आपको दे दूं केस स्टडी से उठा के, स्पेसिफिक एग्जांपल। ये तो जनरल बात बताई ना, एक सोर्स का एविडेंस दूसरे से इनकंसिस्टेंट। अब स्पेसिफिक एग्जांपल सुने, और ये एग्जांपल आई क्या के पास पेपर में है सारी या स्टैंडर्ड में डिस्कस हुई है। पहली एग्जांपल, मैनेजमेंट वर्सेस लॉयर। हमने मैनेजमेंट से कहा आप बताइए आपके खिलाफ कोई लीगल केस फाइल हुआ है, उन्होंने कहा कोई नहीं। लॉयर ने कहा एक हुआ है। रिस्क आ गया नहीं आ गया। अच्छा, हमें क्या करना चाहिए जब कभी इनकंसिस्टेंसी सामने आए तो हमें किसी एक पार्टी की बात मान लेनी चाहिए कि हमेशा इंटरनल सही होगा, कि हमेशा एक्सटर्नल सही होगा, कि दोनों में से कोई भी सही कोई भी गलत हो सकता है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। शाबाश, हमारा रिस्क राइज होगा, हमारा प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म इंक्रीज हो जाएगा। पहली एग्जांपल समझ आ गई। दूसरी एग्जांपल, फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्सेस अदर इंफॉर्मेशन। ये भी गौर से एग्जांपल सारी, ये पूरी एग्जांपल जो ना पूरी 20-22 की लिस्ट, एक एक एग्जांपल गौर से सुनने समझने वाली है। दूसरी एग्जांपल, फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्सेस अदर इंफॉर्मेशन। अदर इंफॉर्मेशन क्या पता आपको क्या होती है, डायरेक्टर्स रिपोर्ट। शाबाश। और हमारी जिम्मेदारी किस चीज की होती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। अच्छा, वेरिफिकेशन हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट की करनी है, लेकिन अदर इंफॉर्मेशन को हम पढ़ लेते हैं, उसमें बाज़ का कोई ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो शायद हमें पहले से पता ना हो। अब अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में प्रॉफिट आया है, फर्ज कीजिए 500 मिलियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, और अदर इंफॉर्मेशन में डायरेक्टर्स ने लिखा हुआ है कि प्रॉफिट है 50 मिलियन, प्रॉफिट है 50 मिलियन। आप बताइए फौरन क्या ये समझ लें कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है, अदर इंफॉर्मेशन गलत है, कि आप कहे ज्यादा चांस तो यही है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक होगी क्योंकि हमने खुद चेक की हुई है। लेकिन फिर भी अगर कोई कंफ्लिक्टिंग एविडेंस सामने आ रहा है, कोई डिफरेंट इंफॉर्मेशन सामने आ रही है, तो उसको रीचेक कर लेना चाहिए। एक दफा रीचेक कर लेना चाहिए ना कि वाकई 500 है कि 50 मिलियन है। तो अगर कोई चीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आ रही है वो कुछ और है और डायरेक्टर्स रिपोर्ट में कुछ और है, तो हमने क्या करना है, स्केप्टिसिज्म बढ़ जाएगा ना। जैसे हो सकता है ऑडिट के दौरान में हमें पता चला ड्यूरिंग द ईयर 36,000 यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं, और अदर इंफॉर्मेशन से पता चले कि 66,000 प्रोड्यूस किए हैं। इनकंसिस्टेंसी आ गई, क्या करें हम, इग्नोर कर दें? क्या करना है, इन्वेस्टिगेशन करनी है। ये दूसरी एग्जांपल भी समझ आ गई, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और अदर इंफॉर्मेशन की। चलिए आगे तीसरी एग्जांपल, कंफर्मेशन लेटर अमाउंट रिकॉर्डेड इन सेल्स लेजर। मिस्टर डेटर्स, सेल्स लेजर तो पता ना क्या होता है, डेटर्स का रिकॉर्ड।
मिस्टर ए से जो पैसे रिसीव करने थे एज पर अकाउंट्स, एज पर सेल्स लेजर, वो था 10 मिलियन। हमने मिस्टर ए को लेटर सेंड किया। कंफर्मेशन लेटर होता है जब भी आप डेटर को, क्रेडिटर्स को, बैंक्स को, लॉयर्स को लेटर लिख के कंपनी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन पूछते हैं, कंपनी के बारे में कोई एविडेंस लेते हैं, इसे कहते हैं कंफर्मेशन लेटर। तो डेटर का बैलेंस मिस्टर ए का आ रहा था 10 लाख। हमने लेटर लिख के मिस्टर ए से पूछा बताओ आपने कितने देने हैं, उसने कहा मैंने तो 7 लाख देना है। अब बताइए, इनकंसिस्टेंसी आ गई, डिसएग्रीमेंट आ गया, कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। हमें इग्नोर कर देना चाहिए कि डेटर तो फारग है 10 के फर्दर शाबाश, यही सिखा रहा है कि इन सारी सिचुएशन में आप कोई भी प्रैक्टिकली फेस करें तो आपने इग्नोर नहीं करना, फर्दर एक्शन लेना है। अच्छा, अब अगली बात बता लें, सुन लें, फर्दर एक्शन क्या लेना है ये मैं अभी नहीं सिखा रहा, ये मैं अभी सिखाना है, अभी नहीं सिखा। अभी मैं सिर्फ आपको ये सिखा रहा हूं कि ये सिचुएशन अगर आपके सामने आ जाए आपने चुप करके नहीं बैठना, फर्दर एक्शन लेना है। पिक कर रहे हैं कंसेप्ट? अच्छा आगे, अमाउंट एस्टिमेटेड बाय ऑडिटर थ्रू एनालिटिकल प्रोसीजर इज अमाउंट एज वर्सेस एक्चुअली रिकॉर्डेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। छोटी सी एग्जांपल आपको अभी क्लास में बैठे, एनालिटिकल प्रोसीजर क्या होते हैं? जिस तरीके से आप उस्ताद की इनकम कैलकुलेट करते हैं ना, उसे कहते हैं एनालिटिकल प्रोसीजर्स। हाँ मेरा भाई, उस्ताद की इनकम, जैसे सारे के सारे पैसे उस्ताद की जेब में ही आने होते हैं और जैसे सारे के सारे खर्चे जीरो है। ये दो अजम्पशंस हैं आपकी बेसिक जो गलत है। लेकिन फर्ज कीजिए अजम्पशंस, गलत अजम्पशंस को थोड़ी देर के लिए साइड पे रखते हैं। अरे भाई बता, तो कैलकुलेट करके बताओ ना, 50% बताए ना कितने हैं, ये करें शाबाश। क्लास में फर्ज कीजिए इस वक्त स्टूडेंट कितने हैं? हाइब्रिड को छोड़ दें, हाइब्रिड को छोड़ दें, हाइब्रिड भी कर लें, ऐसे ना करें नहीं नहीं सिर्फ और रहने दे भाईजान, FBR वाले आ जाएंगे शाम तक, अफ्तारी से पहले आ जाएंगे। ये अभी फर्ज करें 150 स्टूडेंट है और फीस कितनी? 22 करें शाबाश। कितने? 3.3। अच्छा सुभान अल्लाह, छोटी सी कैलकुलेशन नहीं आप लोगों से सही हो रही। 3 स्टूडेंट ने जवाब दिया, तीनों का फर्क। हाँ ये कितना आ गया? 3.3 मिलियन। आपने जब कॉलेज का रिकॉर्ड देखा उधर 2.2 मिलियन था। ये है कंसेप्ट। आपने एस्टिमेट किया डिफरेंट है और जो रिकॉर्ड हुआ फाइनेंशियल डिफरेंट है। अब किसको ठीक मानेंगे, किसको गलत? अच्छा ये नहीं कि हमारी, नहीं ये नहीं आपकी ठीक है, इंक्वायर करेंगे इनका, तो आपको पता चलेगा कि बाज़ का कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं उनको डिस्काउंट भी तो मिलता है, उनको डिस्काउंट भी, लेकिन इतना डिस्काउंट तो नहीं मिलता, फर्क इससे ज्यादा है। तो मजीद इन्वेस्टिगेट करेंगे। बहरहाल बताना यह था कि अगर आपकी कैलकुलेशन और क्लाइंट ने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड किया है उस फिगर में डिफरेंस हो, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म इंक्रीज हो जाना चाहिए कि कहीं कोई गड़बड़ लगती है। क्लियर? अच्छा आगे चलते हैं नेक्स्ट, गोइंग कंसर्न इश्यूज। गोइंग कंसर्न, देखिए एक होती है पर्सनल लाइफ, एक होती है कॉर्पोरेट लाइफ। ठीक है, पर्सनल लाइफ में अगर हम में से किसी को भी कोई फाइनेंशियल इश्यूज हो ना, तो हमें से हर बंदा छुपाने की कोशिश करता है। ठीक है, अच्छी बात है कि पर्दा रहे हमारा। पर्सनल लाइफ की हद तक ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब कॉर्पोरेट लाइफ की बात आती है ना, तो कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देख के लोगों ने अपनी सारी जिंदगी का पैसा इन्वेस्ट करना होता है। उस सूरत में अगर कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है ना कंपनी को, तो बताइए कंपनी को डिस्क्लोज करना चाहिए कि छुपाना चाहिए? डिस्क्लोज करना चाहिए, ताकि जो भी इन्वेस्टर है सारे रिस्क को सामने रखते हुए फुल डिसीजन करे कि मुझे इन्वेस्ट करना है कि नहीं। लेकिन कंपनी की मैनेजमेंट पता क्या कहती है? कहती है सर यही तो वो डिफिकल्ट टाइम है जब हमें पैसा चाहिए। अगर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नेगेटिव चीजें लिखना शुरू कर देंगे ना, तो इन्वेस्टर, नए इन्वेस्टर ने क्या आना है, हमारा एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर ही भाग जाएगा। तो जब कभी कोई भी गोइंग कंसर्न की प्रॉब्लम हो, गोइंग कंसर्न तो पता ना आपको क्या होता है, ये काउंटिंग में कहीं लफ्ज पड़ा होगा कि गोइंग कंसर्न इशू कहते हैं ऐसे मसले मसाइल को जिनकी वजह से कंपनी डूब सकती हो। जैसे को बता सकते हैं अगर याद है आपको, कोई कौन सा मसला मसाइल हो सकता है? जैसे कंपनी के पास कैश ही नहीं है, शाबाश, कोई मेजर सेलर या सप्लायर या बायर जो है वो छोड़ के चला गया, कंपनी की प्रोडक्ट फ्लॉप हो गई, कंपनी की प्रोडक्ट फ्लॉप हो गई। अब खुद बताइए, अगर साइंस फर्ज कीजिए साइंस साबित कर दे कि पेप्सी पीने से स्टमक कैंसर हो जाता है, तो पेप्सी कंपनी की गोइंग कंसर्न पे डाउट क्रिएट हो गया क्या नहीं हो गया? इसीलिए वो कभी साइंस को ये साबित करने नहीं देंगे, वो कहेंगे दूसरी चीजें जो मर्जी साबित कर लो। अच्छा ये हिस्ट्री में ऐसे होता है,
कंपनीज इवन फंडिंग करती हैं रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को कि वो उनकी फेवर की रिसर्च प्रमोट करें। बहरहाल अगर मेजर प्रोडक्ट फेल हो जाए कंपनी फारग, गवर्नमेंट ने लाइसेंस कैंसिल कर दिया कंपनी फारग, जो मेजर मैनेजमेंट है की मैनेजमेंट, तो कब ये सारे गोइंग कंसर्न इश्यूज होते हैं। हमारे एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क यानी आईएफआरएस ये कहता है इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो आपने खुला के डिस्क्लोज करें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, और मैनेजमेंट कभी भी डिस्क्लोज अक्सर नहीं करेगी। ये तो नहीं मैं कहता कभी भी, कुछ ईमानदार मैनेजमेंट भी होती है, लेकिन मैनेजमेंट की कोशिश होगी कि ये डिस्क्लोज ना हो। ठीक है, ये गोइंग कंसर्न इश्यूज। फॉर एग्जांपल अब आगे एग्जांपल दे रहा क्या हो सकते हैं, इंक्रीज कंपटीशन, मार्केट में कंपेटिटर्स ज्यादा आ गए, कस्टमर अब उनके पास चले गए, हमारे पास कस्टमर रहा ही नहीं। प्रोडक्ट फेलियर, मेजर प्रोडक्ट फ्लॉप हो गई, कोई नहीं खरीदता। ऑपरेटिंग लॉसेज, कई सालों से नुकसान हो रहे हैं। इसके अलावा और भी एग्जांपल है जो आगे चल के पढ़ेंगे। करंट रेशो पुअर हो गई, रेशोज, ठीक है, करंट एसेट रेशो होते हैं वो पुअर। तो गोइंग कंसर्न इश्यूज जहां कहीं किसी भी क्वेश्चन में आ गए, अब आप पिक किसी क्वेश्चन में लॉसेज का वर्ड आ गया, एडवर्स रेशो का वर्ड आ गया, ठीक है, प्रोडक्ट फ्लॉप होने का वर्ड आ गया, आपके जहन में दूसरी बात क्या आनी चाहिए, गोइंग कंसर्न। और तीसरी बात क्या आनी चाहिए, रिस्क है कि सही हाइड किया होगा। शाबाश, यही है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, जो मैं इन डेफिनेशन तो पढ़ ली, इन एग्जांपल के जरिए आपके दिमाग में फिट करना चाहता हूं। यही कि सिचुएशन जैसे ही केस स्टडी की शक्ल में आए तो आपने इनको पहचान लेना है। ठीक है, अब एग्जामिनर पता क्या करेगा, एग्जामिनर इनमें से कोई एक सिचुएशन उठाएगा और चैट जीपीटी पे जाके उसको कॉपी करेगा और कहेगा इसका 5 लाइन वाला केस बना दो। वो 3-4 वेरिएशन सामने दे देगा, उनमें से जो एग्जामिनर को अच्छा लगेगा उसको पिक करेगा, काट छांट करेगा, क्वेश्चन बना लेगा। अल्फाज फर्क होंगे, बैक एंड पे कंसेप्ट यही होगा। ये समझाना चाह रहा हूं आपको, केस स्टडी के अंदर एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे ना उनके अल्फाज डिफरेंट होंगे, लेकिन बैक एंड पे कंसेप्ट यही होगा। ये मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, आगे चलें, इंशाल्लाह ऐसा ही होगा, लेकिन रीजनेबल एश्योरेंस है, क्योंकि 100 नंबर का पेपर है ना, 2-3 मार्क्स ऐसे होते हैं, अक्सर ऐसे होते हैं जो कि आपने अपनी प्योर लाभ की जजमेंट क्लास में हो सकता है डिस्कस ना हुए, वो आपने अपनी जजमेंट की बेस पे अप्लाई। और आई कैप इस तरह के 2, 3, 4, 5 नंबर का क्वेश्चन आपको पता ही, एक्सपीरियंस हो गया होगा, हर पेपर में रखता है। उसके 2 मकसद होते हैं, एक आपके नर्व्स टेस्ट करना और एक आपकी जजमेंट टेस्ट करना। ठीक है, बहरहाल चलिए आगे चलते हैं, टाइम आज कम है। सिग्निफिकेंट रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। रिलेटेड पार्टी कितने स्टूडेंट्स को नहीं पता कि क्या है, बेफिक्र होकर हाथ उठाएं, सीखने ही आए आप। कितने स्टूडेंट्स को नहीं रिलेटेड, सुन ले फिर, 4-5 स्टूडेंट्स हैं जिनको नहीं पता रिलेटेड पार्टी क्या है। एक अच्छा, नेचुरल पर्सन और आर्टिफिशियल पर्सन में फर्क तो पता ना आपको। हम नेचुरल पर्सन के रिश्तेदार होते हैं बहन भाई वालिदैन, उसी तरह आर्टिफिशियल पर्सन के भी रिश्तेदार होते हैं कंपनी। हमारा क्लाइंट आर्टिफिशियल क्या, एसोसिएटेड कंपनीज, पेरेंट होल्डिंग सब्सिडरी कंपनीज, डायरेक्टर्स, चीफ एग्जीक्यूटिव वगैरह, ये भी ये सारे जो रिश्तेदार होते हैं ना इनको कहते हैं रिलेटेड पार्टीज। ये सारे जो रिश्तेदार होते हैं इनको क्या कहते हैं। आप में से जिन स्टूडेंट ने कंपनी लॉ पढ़ लिया है ना, तो उन्होंने देखा होगा कि उसमें भी रिलेटेड पार्टी का कंसेप्ट है। ठीक है, लेकिन नहीं पढ़ा तो मैंने आपको बता दिया कि रिश्तेदार। अच्छा सुने, हमारे रिश्तेदार हैं, उनका हमें क्या फायदा है, वो कुछ कोई बात नहीं, कोई बात। अच्छा, पिछले सेशन में आपका कजन आया था, वो भी यही कह रहा था। वो कोई भाई होगा ना, भाई का सारे मुसलमान भाई है ना, तो फिर अपने आप को बदलने की कोशिश करें। ठीक है, आप बदल जाएंगे तो रिश्तेदार भी बदल। तो जैसे हमारा बड़ा भाई है, वो क्या है कि जरूरत के वक्त हमारे काम आता है। ठीक है, तो उसी तरह याद रखें, ये जो नेचुरल पर्सन्स का रिलेशनशिप होना अच्छी बात है, मुश्किल वक्त में बाज़ औक़ात काम आते हैं नेचुरल, लेकिन आर्टिफिशियल पर्सन में यही बात बुरी हो जाती है। यही चीज ध्यान में रखिएगा, रिलेटेड पार्टीज का होना मैनेजमेंट के लिए अच्छी बात है। कंपनी की रिलेटेड पार्टीज होना, वो मैनेजमेंट क्या कहती है, सर मुश्किल वक्त में काम आते हैं। हमने कहा है यही तो कि जब मुश्किल वक्त आएगा ना, ये आपके काम आएंगे फ्रॉड करने में। जब आपकी चीज और कोई भी 50 रुपए में नहीं खरीद रहा होगा, रिलेटेड पार्टी 500 रुपए में आपसे खरीद लेंगे और फिर पैसे भी नहीं देंगे, बल्कि ईयर एंड के बाद रिटर्न कर देंगे। खुद सोच के मुझे बताइए,
टारगेट था। अब केस स्टडी है, केस स्टडी के फैक्ट को समराइज करके आपके सामने रख रहा हूं। उसने कहा आप ऑडिट करने के लिए गए, आपको पता चला लास्ट मंथ में सिग्निफिकेंट सेल है। स्टेप नंबर 2 में इन्वेस्टिगेशन की, पता चला ये सिग्निफिकेंट सेल रिलेटेड पार्टी को है। स्टेप नंबर 3 में आगे मजीद पता चला ईयर एंड के बाद ये सेल रिटर्न भी हो गई है। स्टेप नंबर 4 में पता चला सीईओ को प्रॉफिट का 10% बोनस मिलना था। अब जरा समराइज करें सारी इंफॉर्मेशन को, क्या बता रही है कि सीएफओ ने अपने बोनस हासिल करने के लिए फेक सेल को रिकॉर्ड किया है रिलेटेड पार्टी को इस्तेमाल करते हुए। अब देखिए, अगर इस अरेंजमेंट में कोई अनरिलेटेड पार्टी होती ना, वो ना आती, वो कहते नहीं नहीं हमने कोई नहीं माल उठाना आपका, लेकिन रिलेटेड पार्टी सामान उठा, मुश्किल भला मुश्किल वक्त में काम आती है। इसीलिए अकाउंटिंग भी ये कहती है और ऑडिट भी ये कहता है कि रिलेटेड पार्टी के साथ जितनी भी ट्रांजैक्शन है ना, उनमें रिस्क ज्यादा है, उनमें रिस्क ज्यादा है कि वो फेयर ट्रांजैक्शन नहीं होगी। कंफर्म नहीं कह रहा, देखिए अगेन कंफर्म नहीं कह रहा, लेकिन रिस्क है। एग्रीड? तो केस स्टडी में कहीं भी रिलेटेड पार्टी आ गई तो पहचानेंगे रिस्क है। अच्छा, क्वेश्चन में मर जाएगा, आपको ये नहीं बताएगा कि ये रिलेटेड पार्टी है, बल्कि क्या बताएगा, कहेगा ये आपका कंपनी के 5 फ्लोर हैं, 4th फ्लोर डायरेक्टर की बेटी को रेंट आउट किया गया है। अब ये कैसे, खुद नहीं बताया उसने रिलेटेड पार्टी है, कैसे पता चला? डायरेक्टर है, उसकी बेटी, तो रिलेटेड पार्टी मतलब घूम फिर के ताल्लुक निकल आया ना। इस तरीके से आपने रिलेशनशिप को पहचानना होगा। ठीक है जी। अच्छा, और मुझे याद आया, हाँ, जिन स्टूडेंट से कंपनी लॉ पढ़ा है, तो कंपनी लॉ में भी जब वो एसोसिएटेड कंपनी वाला कंसेप्ट टेस्ट करता, सीधा नहीं बताता था 2 कंपनी एसोसिएटेड है, वो कोई ना कोई कहता था इधर का डायरेक्टर है, वो उधर के शेयर, कोई इस तरह का घूम फिर के। इसी तरह ऑडिट में भी सीधा बहुत कम बताएगा कि दोनों रिलेटेड पार्टी है, थोड़ा रिलेशनशिप बताएगा, जहां पे रिलेशनशिप आ जाए पिक कर लेना है रिलेटेड पार्टी। क्लियर? रिलेटेड पार्टी का होना रिस्क है। एग्रीड? चलिए शाबाश, आगे चलते हैं। एस्टिमेट ये कल हो गया, लैक ऑफ कंपनी ये भी हो गया, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। अच्छा, अब सुनने, ये जो ब्रैकेट में उसने जितनी भी रीजंस दी हुई है ना, ये चीजें दी हुई है, ये रीजंस हैं, ये सारी ना कोई तकरीबन 15 के करीब क्वेश्चंस को जब आप करेंगे ना, तो आपकी ये लिस्ट बनेगी, ये वाली यहां से लेके यहां तक, ये सारी आपको केस स्टडी में इंफॉर्मेशन देगा, ये सारी इंफॉर्मेशन केस, और आपसे पूछेगा बताओ इसमें क्या रिस्क है। अब देखिए आपने कैसे इसका एनालिसिस करना है। केस स्टडी में आएगा सेल डिक्रीज हो गई या डिमांड डिक्रीज हो गई, आपने अब कैसे सोचना है, ऐसे जैसे मैं सोच रहा हूं ऐसे ही सोचना है आपने। सेल डिक्रीज हो गई, इसका मतलब इन्वेंट्री नहीं बिक रही। इन्वेंट्री क्यों नहीं बिक रही? ऑब्सोलीट हो गई। ऑब्सोलीट हो गई तो क्या करना है? राइट डाउन टू एनआरवी करना है। यानी इसका मतलब है अगर सेल कम हो रही हो तो रिस्क है कि इन्वेंट्री की वैल्यूएशन गलत है। गलत कैसे है? एनआरवी पे आनी चाहिए, क्लाइंट ने कॉस्ट में रखी होगी। आगे चलते हैं। लॉन्ग स्टैंडिंग इन्वेंट्री, इन्वेंट्री काफी अरसे से पड़ी हुई है। क्वेश्चन में क्या कहेगा? अब देखिए क्वेश्चन में ना घुमा के आपको पता है वो सेंटेंस बनाएगा, कहेगा लॉन्ग स्टैंडिंग इन्वेंट्री, कहेगा आपने एजिंग रिपोर्ट देखी, एजिंग रिपोर्ट से आपको पता चला कि कुछ इन्वेंट्री ऐसी है जो साल से भी ज्यादा पुराना अरसा हो गया बिकी नहीं, अभी साल से भी ज्यादा पुराना अरसा हो गया बिकी, यह है लॉन्ग स्टैंडिंग इन्वेंट्री। तो क्या रिस्क है इसमें जो इन्वेंट्री साल तक नहीं बिकी? ऑब्सोलीट हो गई, ऑब्सोलीट हो गई। ठीक है, क्या करना है? और याद रखे प्रैक्टिकली भी, और एक अटेम्प्ट पहले आई कि आपने केस स्टडी पूछी, बड़ी अच्छी केस स्टडी, उसमें भी वो ये बताता है कि ये जो लॉन्ग स्टैंडिंग इन्वेंट्री का रिस्क होता है ना, ये ज्यादातर पेरिशेबल इन्वेंट्री में होता है। पेरिशेबल इन्वेंट्री में, जैसे किसी डिपार्टमेंटल स्टोर का ऑडिट करने के लिए चले जाएंगे ना, कंफर्म है उसमें कुछ ना कुछ ऐसा स्टॉक होगा जो एक्सपायर्ड हो चुका है। ठीक है, उसने होटल रेस्टोरेंट की केस स्टडी सेट की थी एक अटेम्प्ट पहले कि होटल रेस्टोरेंट्स में बाज़ का जो इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं ना, वो एक्सपायर्ड हो चुके होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मीट जो है वो हो सकता है कि एक्सपायर्ड पुराना हो चुका। तो इसी तरह फार्मास्यूटिकल कंपनी जो होती हैं, ये जो ड्रग्स में डील कर रही होती हैं, मेडिसिन वगैरह में, उनमें भी ये रिस्क ज्यादा होता है कि आपकी इन्वेंट्री थोड़ा आसान ना बिकी, एक्सपायर हो जाए। बल्कि प्रैक्टिकली फार्मास्यूटिकल कंपनी में तो इतना बड़ा रिस्क होता है कि आपकी इन्वेंट्री अगर आपने थोड़ी देर के लिए फ्रिज से बाहर रख दिया ना, कुछ इन्वेंट्री आइटम ऐसी होती हैं, उसको फ्रिज आइटम, वो उसी वक्त एक्सपायर हो गई, क्योंकि उसको जैसे ही निकाला 6 से 8 घंटे के अंदर इंजेक्शन इस्तेमाल करना होता है। तो ये कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जिनमें इन्वेंट्री टाइम गुजरने के साथ ऑब्सोलीट हो जाती है, कुछ की जल्दी कुछ की लेट। आगे चलते हैं। डिफेक्टिव, ये तो आई कैप का ना सबसे, इस पूरी लिस्ट में सबसे ज्यादा आई कैप ने जो पूछा वो ये डिफेक्टिव गुड्स इन इन्वेंट्री। इन्वेंट्री, अच्छा डिफेक्टिव इन्वेंट्री हो, उसमें कोई ना कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो जाए, क्या उसे
एनआरवी पे राइट डाउन होना चाहिए। अच्छा, केस स्टडी में क्या करें, और केस स्टडी में कहेगा कि आपने कुछ सेल्स की कंपनी ने, ईयर एंड के बाद वो सेल्स रिटर्न हो गई, वो सेल रिटर्न हो गई। अच्छा, आप क्या एज्यूम करेंगे, सेल्स रिटर्न किस वजह से हुई? क्या इस वजह से कि उसने कलर कस्टमर ने कोई और मांगा था, हमने कोई और भेज दिया, या कि कोई डिफेक्ट है? शाबाश। बाजुकात केस स्टडी में कह देगा कि डिफेक्ट है इस वजह से, बाजुकात साइलेंट रहेगा। साइलेंट भी रहे तो आपने यही एज्यूम करना है कि डिफेक्ट है इन्वेंट्री में। तो जब डिफेक्ट इन्वेंट्री रिटर्न होगी, किसी भी केस स्टडी में अगर उसने कह दिया कि इन्वेंट्री रिटर्न हो रही है, तो फौरन समझ आना इन्वेंट्री डिफेक्टिव है। और रिस्क क्या है फिर? इसको एनआरवी पे राइट डाउन करना है। क्लियर हुई ये बात? डिफेक्ट। फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीजेस, अगर कहे रॉ मटेरियल की प्राइस बढ़ गई, रॉ मटेरियल की प्राइस बढ़ गई, सेल प्राइस सेम है लेकिन रॉ मटेरियल की प्राइसेस बढ़ गए, ठीक है। अब ये जैसे आपको ये माइंड मैप कुछ मिले हैं, माइंड मैप आपको चैप्टर का माइंड मैप नहीं मिला गया, पहले चैप्टर का मिला है ना, हाँ, और ओरिएंटेशन का भी मिला है। अच्छा, आपकी फीस जो है ना वो उतनी नहीं बड़ी होगी, ऑनलाइन की तो बड़ी नहीं है, आपकी भी थोड़ी सी बड़ी, लेकिन ये जो आपको मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है ना, इसकी कॉस्ट ज्यादा बढ़ गई। पहले ये जो पेज हम यूज करते थे ना, ये रिम मिलता था 700-800 का, ये तकरीबन साल पहले पुरानी बात है, साल पहले। इस वक्त ये 2200 रुपए का रिम मिल रहा है। अब देखें, हमारी कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल बढ़ गई लेकिन सेल प्राइस तकरीबन अगर उतनी ही है, तो बताइए प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया कि नहीं हो गया? और चांसेस हैं कि शायद ये लॉस में कन्वर्ट हो जाए। अगर कॉस्ट इतनी ज्यादा हो गई कि सेल प्राइस से भी बढ़ गई, तो हमें इन्वेंट्री को क्या करना पड़ेगा? राइट डाउन करना पड़ेगा। बल्कि एक रियल केस मुझे याद आ गया इसी के ऊपर। हमारा एक क्लाइंट था, वो गाड़ियां मैन्युफैक्चर करता था, ठीक है, गाड़ी बनाते हैं। उन्होंने एक नया मॉडल लॉन्च किया। जब नया मॉडल लॉन्च किया तो हमने उसकी कॉस्टिंग की, पता चला उस मॉडल की कॉस्ट ज्यादा है, सेल प्राइस कम है, हमने लॉस में बेच रहे हैं। फौरी तौर पे मेरा रिस्क इंक्रीज हो गया। हमने कहा सर आप जो क्लोजिंग स्टॉक है ना, इसको राइट डाउन करें, एनआरवी पे आना चाहिए। क्लाइंट ने कहा सर राइट डाउन नहीं होगा। हमने पूछा क्यों? उन्होंने कहा सर ये हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटजी है कि नया मॉडल है ना, प्रमोशन स्कीम है, कॉस्ट से कम पे सेल करेंगे। अभी देखिएगा 6 महीने के बाद हम इसी को कई गुना प्राइस जो है वो सिग्निफिकेंट इंक्रीज करके कवर कर लेंगे सारा कुछ। यानी क्लाइंट का आर्गुमेंट ये था, ये मेरी मर्जी से मैं कॉस्ट पे कम पे बेच रहा हूं, मेरे पर जबरदस्ती नहीं है, मैं अभी भी ज्यादा बेचना चाहूं प्राइस पे का तो बेच सकता हूं। बताइए इस सिचुएशन में इन्वेंट्री एनआरवी पे आनी चाहिए कि नहीं? आनी चाहिए, शाबाश। क्योंकि स्टैंडर्ड वर्ड यूज करता है एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस एनआरवी। वो ये नहीं कहता कि अपनी मर्जी से कर रहे हैं तो फिर नहीं, अगर मार्केट कंडीशन की वजह से कर रहे हैं तो फिर नहीं, ठीक है। तो ये एनआरवी पे आनी चाहिए, शाबाश। तो ये प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीजेस समझ आ गया, इससे एनआरवी हमारी कम हो जाती है। फिर सेल प्राइस डिक्रीजेस, क्वेश्चन में क्या कहेगा? आप क्वेश्चन में सिर्फ इतना कहेगा, आपकी इस प्रोडक्ट सेल नहीं हो रही थी, आपने 25% डिस्काउंट ऑफर कर दिया। अब 25% डिस्काउंट ऑफर कर दिया, इससे फौरन आपके जहन में क्या आना चाहिए? हाँ जी, कि सेल प्राइस कम हो गई, सेल प्राइस कम होगी तो एनआरवी भी, क्योंकि देखिए चाहे कॉस्ट बढ़े या सेल प्राइस कम हो, दोनों सूरतों में एनआरवी डाउन जा रही है। फिर इफ प्रोडक्ट इज मैल फंक्शनिंग, प्रोडक्ट जो है उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई, ठीक है। एक उसने आईसीडब्ल्यू की केस स्टडी थी, उसने बड़ी अच्छी एग्जांपल दी। उसने कहा एक कंपनी थी, उसकी मोस्ट फेमस प्रोडक्ट थी एक इलेक्ट्रिक हेयर ड्रायर, ठीक है, इलेक्ट्रिक हेयर ड्रायर, उसकी बड़े बिग। एक क्या हुआ, मैन्युफैक्चरिंग में शायद कोई प्रॉब्लम हो गई कि उसका जो टेम्परेचर कंट्रोल करने वाला सिस्टम था ना वो खराब हो गया। अब जिन कस्टमर ने उसको टेम्परेचर को थोड़ा सा इंक्रीज करके बाल सुखाने की कोशिश की, उसमें से शोले निकलना शुरू हो गए। वो उसके बाद बाल रहे ना, इलेक्ट्रिक हेयर ड्रायर की जरूरत रही। छोटी सी केस यहां पे खत्म। बताइए क्या रिस्क है कोई? शाबाश, क्या रिस्क है? प्रोडक्ट की सेल फ्यूचर में कम होगी, ये कोई रिस्क नहीं है, ये तो फ्यूचर की है। प्रोविजन रिकॉर्ड होगी किस चीज की? उसके खिलाफ केसेस की, शाबाश, लीगल केसेस की प्रोविजन। क्योंकि अब लीगल केस आएंगे कब कि भाई हर्जाना अदा करें, हमने जर्मनी से विग मंगवानी है, अब उसके पैसे अदा करें, प्रोविजन फॉर लीगल केस, शाबाश। और क्या सिर्फ है? शाबाश, मेजर प्रोडक्ट है ये तो गोइंग कंसर्न पे भी रिस्क आ जाएगा, शाबाश। और वारंटी वगैरह,
शाबाश। अब जाहिर है जिन्होंने अखबार में खबर पढ़ ली वो खुद पे तजर्बा नहीं करेंगे कि हमारे वाला ठीक है कि खराब है, बल्कि वो फौरन कंपनी को ले जाके कहेंगे। यानी जिन्होंने इस्तेमाल कर लिया बाल उड़ गए, उनकी वजह से लीगल केस की प्रोविजनिंग आएगी, और जिन्होंने अभी खरीद तो लिया है लेकिन इस्तेमाल नहीं किया, उनकी वजह से वारंटी की प्रोविजन आएगी। आगे गुडविल पे कोई रिस्क नहीं। कोई स्टूडेंट बता सकता है गुडविल पे क्यों रिस्क नहीं? शाबाश, क्योंकि गुडविल इंटरनली जनरेटेड होती है और वो रिकॉर्ड ही नहीं होती। जो चीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिकॉर्ड ही नहीं, उस पर कैसे रिस्क? शाबाश शाबाश। अच्छा, वैसे जो सबसे अहम चीज थी ना जिसकी वजह से कहानी सुनाई है, वही आपने नहीं बताई है। भाई कोई ना कोई हेयर ड्रायर स्टॉक में भी तो पड़े होंगे, क्या करना उनको? एनआरवी पे लेके आना। नहीं, रिस्क असेसमेंट नहीं सारे। चले, अच्छा अब एक आईकैप ने भी इसी तरह की एक केस स्टडी सीफैब लेवल पे दी है। अगर आप कहें अगर आपकी रिस्क असेसमेंट स्ट्रॉन्ग इनफ है कि आप कोशिश करें, चले। उसने कहा आप एक कंपनी गाइड करने के लिए गए, वो कंपनी गाड़ियां बनाती है। ड्यूरिंग द ईयर आपको अखबार में खबर आई कि इस गाड़ी का जो ब्रेक सिस्टम है वो कंपनी किसी और सप्लायर से खरीदती है ब्रेक सिस्टम, और ड्यूरिंग द ईयर उस ब्रेक सिस्टम के प्रोग्राम में कोई मसला आ गया। अब वो जैसे ही गाड़ी 60 से ऊपर स्पीड होती है ना, ब्रेक सिस्टम काम नहीं करता, जिसकी वजह से 10-12 एक्सीडेंट्स रिपोर्ट हुए हैं अखबार में। ठीक है, अब ये सिचुएशन सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने आ गई। बताइए इसमें क्या रिस्क है? अच्छा, आगे मजीद सुन लें। कंपनी ने क्या किया है? कंपनी ने कहा है कि अनकरीब हम इस सिस्टम गलती का पता चल गया, इसको ठीक कर लेंगे, और जिस सप्लायर ने ये गलत ब्रेक सिस्टम दिया था उससे ये सारी अमाउंट रिसीवेबल के तौर पे रिकॉर्ड कर लिया। बताइए वन बाय वन क्या प्रॉब्लम है? क्या जी? हाँ शाबाश, जिनका एक्सीडेंट हुआ है उन्होंने लीगल केसेस करने, प्रोविजन फॉर लीगल केसेस आ गई। शाबाश। और हाँ, जो रिसीवेबल रिकॉर्ड किया हुआ है ना सप्लायर से, ये सर्टन नहीं है। शाबाश, सर्टन, क्योंकि आपको पता है जो रिसीवेबल है उसी वक्त रिकॉर्ड करते हैं जब सर्टन हो। एक्सपेंस रिकॉर्ड करना था ना, वो प्रोबेबल पे भी कर लेते हैं, लेकिन रिसीवेबल या इनकम रिकॉर्ड करनी है वो ये पता ना, इस प्रूडेंस कंसेप्ट। अच्छा, कॉन्टीजेंट एसेट जो भी है, ठीक है, कॉन्टीजेंट मुश्किल लग रहा है मुझे, लेकिन बहरहाल ये कंसेप्ट है। अच्छा, और लीगल केस आ गया, रिसीवेबल का गलत रिकॉर्ड होना आ गया, 2 रिस्क हो गए। और हाँ, जो पहले की गाड़ियां पड़ी हुई हैं, जो सेल हो गई है कि सेल नहीं हुई? सेल नहीं हुई, उनको राइट डाउन टू एनआर, वो थोड़ी भी कहेंगी अब राइट डाउन टू एनआरवी करना पड़ेगा। और जो सेल हो चुकी है और एक्सीडेंट नहीं हुई अभी, वो कहेंगे पहले एक्सीडेंट हो जाए फिर रिपेयर के लिए ले गए, ऐसे फौरन सबसे पहले वही आएंगे, सर यहाँ वापस करें, इसको ठीक करके दें, हमारी वारंटी प्रोविजन इंक्रीज करनी पड़ेगी। ये समझ आ रहा है किस तरह केस स्टडी की इंफॉर्मेशन से आपने रिस्क आइडेंटिफाई करने हैं? और आपने गौर नहीं किया, लेकिन प्रीवियस दोनों एग्जाम्पल से मैंने आपको एक स्किल सिखाई है, वो ये कि अक्सर इंफॉर्मेशन में एक ही रिस्क सामने आता है, लेकिन सम टाइम ऐसा हो सकता है एक से ज्यादा रिस्क एडवांस क्वेश्चन में सामने आ जाएं। और मुझे इस चीज की खुशी है कि मेरे बताए हाईलाइट किए बगैर आपने एक ही सिचुएशन में मल्टीपल रिस्क जो थे वो आइडेंटिफाई कर लिए। तो आपने केस स्टडी, आईकैप की केस स्टडी सॉल्व करते हुए अलर्ट रहना है कि एक पैराग्राफ में, एक सेंटेंस में एक से ज्यादा रिस्क, इसको बिल्कुल लिख लें, ये बहुत अहम बात है, ये रिस्क की लिस्ट के नीचे कहीं लिख लें कि एक पैराग्राफ में एक से ज्यादा रिस्क हो सकते हैं। एक पैराग्राफ में एक से ज्यादा रिस्क हो सकते हैं, हमने अलर्ट रहना। चलिए जी, अच्छा ये इन्वेंट, फिर इसके बाद हाँ आगे कह रहा है न्यू प्रोडक्ट्स आर लॉन्च्ड बाय कंपनी और कंपेटिटर। कंपेटिटर ने न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च की मार्केट में। जैसे ही नई प्रोडक्ट आती है ना, याद रखे पुरानी प्रोडक्ट फारग है। ये आईफोन का कौन सा मॉडल चल रहा है? 14 का भी प्रो। अच्छा, जैसे ही अच्छा, और 15, जैसे ही 15 लॉन्च हुआ अक्टूबर में आएगा। शाबाश, आपका ऑडिट का पेपर किस डेट को है? सितंबर। डेट किस डेट को है वो नहीं पता, आईफोन का पता है? ये वो रीजंस हैं जो किसी एग्जामिनर कमेंट्स में हाईलाइट नहीं होती, क्यों फेल हुए। तो अगर न्यू प्रोडक्ट, तो आप एग्री करते हैं कि जो प्रीवियस मॉडल होते हैं वो सेल नहीं होते? बिल्कुल, हाँ, सेल प्राइस कम हो जाती है। तो एनआरवी, राइट डाउन टू एनआरवी हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है। और इसी तरह अगर इवन कंपनी ही, कंपेटिटर न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, फिर तो कंपनी पूरी की पूरी फारग है ना। लेकिन इवन अगर खुद यही कंपनी नया मॉडल लॉन्च कर दे
जब ये ब्लैक एंड व्हाइट मोबाइल बनाते थे, इन्होंने कलर मोबाइल सैमसंग ने बनाना शुरू किया तो इसी के अपने प्रीवियस मॉडल की सेल कम हो गई, क्योंकि कस्टमर नया मॉडल एक्सेप्ट करता है। तो जब कभी न्यू प्रोडक्ट लॉन्च होगी, चाहे कंपेटिटर करे चाहे कंपनी खुद करे, एग्जिस्टिंग स्टॉक की सेल प्राइस डाउन, रिस्क है। क्या रिस्क है? एनआरवी उसकी कम होगी, उसे एनआरवी पे रिकॉर्ड करना है। क्लियर हो गया ये? अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ स्पेशलाइज्ड इन्वेंटरी इज कैंसल्ड और कस्टमर गोज बैंकरप्ट। स्पेशलाइज्ड इन्वेंटरी किसको कहते हैं? कस्टमाइज्ड इन्वेंटरी को। कस्टमाइज्ड इन्वेंटरी को, ठीक है जी। किसको? मॉडिफाइड इन्वेंटरी। अब देखें, हमें एक कस्टमर ने ऑर्डर दिया, ऑर्डर उसने दिया, ठीक है जी, और उसने कहा इन्वेंट्री कस्टमाइज ऐसी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए। हमने इन्वेंट्री बनाना शुरू कर दी, बाद में पता चला कि कस्टमर बैंकरप्ट हो गया वो। अब बताइए ये खरीदेगा? और ये कोई और भी नहीं खरीदेगा। यही तो स्पेशलाइज या कस्टमाइज का कंसेप्ट है। अगर ये लफ्ज ना होता फिर इन्वेंट्री पे कोई रिस्क नहीं था, फिर इन्वेंट्री पे कोई रिस्क नहीं था। लेकिन अगर अब ये, इसका मतलब है इन्वेंट्री बाकी लोगों के काम की नहीं है। अब रिस्क आ गया। क्या रिस्क आ गया? सेल नहीं होगी। हाँ जी, हाँ मॉडिफाई करके, लेकिन जाहिर खर्चा ज्यादा पड़ेगा। तो जैसे भी सोच ले एनआरवी कम हो जाएगी। खा गए मार आप जी, मार खा गए। अभी ये सूल लिखवाया है क्या? एक से ज्यादा। इस इंफॉर्मेशन का इन्वेंट्री पे रिस्क तो आपने असेस कर लिया, डेटर्स पे नहीं करना था। क्या डेटर्स की प्रोविजनिंग पे भी इफेक्ट नहीं आएगा? इंफॉर्मेशन तो डेटर्स की भी आ गई। एक ही क्वेश्चन के अंदर उसने इन्वेंट्री की भी इंफॉर्मेशन दे दी, डेटर की भी इंफॉर्मेशन दे दी। तो आपने इसे अलर्ट रहना है। क्लियर जी? फिर इसके बाद आगे चलते हैं। इफेक्टिव रिटर्न ये डिस्कस हो गया है। इन्वेंट्री हेड ये भी कल डिस्कस हो गया। एडिशन टू फिक्स एसेट भी हो गया था, रिवैल्यूएशन भी हो गया। क्लोजर ऑफ फैक्ट्री, हाँ ये अहम है। ये तो आई, अच्छा ये कैफ लेवल पे कम अहम है, उसने सिर्फ एक दफा शायद टेस्ट किया है। सीफैप लेवल पे उसने 3-4 दफा इसको टेस्ट कर लिया। क्लोजर ऑफ फैक्ट्री जरा गौर से सुनिएगा, पहले मैं इसको समझाऊंगा फिर इसमें से रिस्क आइडेंटिफाई करेंगे। क्लोजर ऑफ फैक्ट्री, अच्छा मुझे ये बताइए, अब फर्ज कीजिए, नहीं एग्जांपल आने देते हैं। एक फैक्ट्री, चलें कर ही देते हैं डिस्कस। एक कॉलेज के 2 कैंपस हैं, पीआरसी और कैफ नहीं, एक लाहौर में और एक मुल्तान में, ठीक है। अब मुल्तान में फैसला किया मैनेजमेंट ने कि मुल्तान वाला कैंपस बंद कर दिया जाए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के किन 2 एरिया, एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात कर, फ्यूचर की नहीं। फ्यूचर में तो सेल कम होनी है, हम एग्जिस्टिंग का ऑडिट करें, फ्यूचर का नहीं करें। एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट के किन 2 एरियाज पे मोस्ट सिग्निफिकेंट इफेक्ट होगा? हाँ एक शाबाश, नॉन करंट एसेट पे क्या इफेक्ट होगा भला? उनको आपने फिक्स एसेट से निकाल के करंट एसेट में रिकॉर्ड करना होगा, ठीक है। और फर्दर उनकी डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं होगी। और ये भी आपको पता होगा करंट एसेट में जितने भी एसेट्स होते हैं ना, वो हम सिर्फ कॉस्ट नहीं बल्कि उसकी फेयर वैल्यू को भी देखते हैं, उसको फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करना होता है, ठीक है। तो पहला बड़ा फर्क आएगा फिक्स एसेट्स पे। हमने फिक्स एसेट्स को रिक्लासिफाई करना है करंट एसेट्स में, क्लासिफिकेशन भी चेंज होगी, मेजरमेंट भी चेंज होगी। मेजरमेंट क्या है? कॉस्ट की बजाय फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है। ये फर्क, क्योंकि अब आपने बेचना है, फेयर वैल्यू पे क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं? क्योंकि अब उनको इस्तेमाल नहीं करना, उनको बेचना है। एक फर्क तो ये आ गया क्लोजर ऑफ फैक्ट्री का फिक्स एसेट पे। दूसरा किस चीज पे इफेक्ट होगा? रीस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन पे। रीस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन का कि जो एम्प्लॉइज काम करते थे उनको जॉब से निकालेंगे। हाँ रिडंडेंसी कॉस्ट बोलते हैं उसको, रिडंडेंसी कॉस्ट। मैं रीस्ट्रक्चरिंग समझ रहा था, रीस्ट्रक्चरिंग की वैसे एक एग्जांपल है, उसी का पॉइंट है। हाँ बट ठीक है, वही रीस्ट्रक्चरिंग कह दें, क्योंकि आईकैप ने एक सजेस्टिव सॉल्यूशन में ना इसे रीस्ट्रक्चरिंग का नाम दिया था। रीस्ट्रक्चरिंग का नाम, मेरी काउंटिंग इतनी अच्छी नहीं है लेकिन सजेस्टिव सॉल्यूशन में था, सीफैप में, तो वहां से मेरे ज़हन में है। रीस्ट्रक्चरिंग कह लें वो भी ठीक, रिडंडेंसी कह लें। तो क्लोजर ऑफ फैक्ट्री में आपने 2 रिस्क डिस्कस करने हैं। कौन कौन सा? फिक्स एसेट्स का और एम्प्लॉइज का। फिक्स एसेट को आपने क्लासिफिकेशन, मेजरमेंट, और एम्प्लॉइज की रीस्ट्रक्चरिंग या रिडंडेंसी प्रोविजन रिकॉर्ड होनी चाहिए ना। शाबाश। प्रोविजन फॉर वारंटी, एक केस स्टडी में उसने कहा क्लाइंट केस ने अपनी सेल बढ़ाने के लिए वारंटी के प्रोविजन 3 साल से बढ़ा के 5 साल कर दी। सेल धड़ाधड़ इंक्रीज, हमने देखा सेल वाकई इंक्रीज थी। हमने देखा प्रोविजन एक्सपेंस, वारंटी का प्रोविजन एक्सपेंस वो उतना ही था जितना पिछले साल था, वो भी बढ़ेगा। शाबाश, ये किया है पिक पॉइंट, वो भी बढ़ेगा। कितने से बढ़ेगा? तकरीबन कमोबेश इसी हिसाब से, जितने साल बढ़ाते जाएंगे वारंटी उतनी प्रोविजन बढ़े। शाबाश। इंक्रीज इन वारंटी पीरियड, अगर कंप्लेंट्स में इजाफा हो जाए,
प्रोडक्ट की कंप्लेंट्स में, तो फिर इसका भी यही मतलब है कि वारंटी प्रोविजन बढ़ जानी चाहिए। माल फंक्शनिंग ऑफ प्रोडक्ट सही काम नहीं करी, ये भी एग्जांपल डिस्कस कर ली हमने, गाड़ी वाली और वो जो हेयर ड्रायर वाली थी। अच्छा, ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट देखें, प्रूडेंस कंसेप्ट कहता है किसी कॉन्ट्रैक्ट पे प्रॉफिट हो तो डू नॉट रिकॉर्ड, लेकिन किसी के कॉन्ट्रैक्ट पे लॉस हो तो रिकॉर्ड लॉस। तो ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं जो लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट, इसके आगे ब्रैकेट में लिख लें लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट। और मजाल है क्लाइंट ने कभी लॉस रिकॉर्ड किया हो इस पे, वो नहीं करता, हमने करवाना है, जैसे वो कैश रिसीव्ड एडवांस की गलत एंट्री करता था ना, हम सही करवाते थे, उसी तरह इसमें भी ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट में भी वो प्रोविजन रिकॉर्ड नहीं करेगा। क्लियर हुई है बात? ठीक है। वो एक केस स्टडी में उसने कहा कि कंपनी ने 200 रुपए पर यूनिट के लिहाज से एग्रीमेंट किया है, ठीक है, और कंपनी की कॉस्ट होती है 160 रुपए, उसमें 100 रुपए का एक रॉ मटेरियल यूज होता है। जिस रॉ मटेरियल खरीदते थे ड्यूरिंग द ईयर उसने काम करना बंद कर दिया, अब रॉ मटेरियल इंपोर्ट करवाना पड़ेगा, लेकिन इंपोर्ट करवाएंगे तो ये 200 रुपए का पड़ेगा आपको सिर्फ रॉ मटेरियल, 60 रुपए ऊपर की कॉस्ट लगा है, यही 200। बताइए कौन सा कॉन्ट्रैक्ट हुआ? क्या? ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट। तो क्या करना है? प्रोविजन रिकॉर्ड करनी चाहिए। खा गए मार 100 रुपया दूंगा जो इस इंफॉर्मेशन में एक रिस्क और निकालेगा जी, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, शाबा, फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन का रिस्क, शाबा भाई, इंपोर्ट नहीं कर रहे, क्वेश्चन में बताया नहीं था, इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसका भी तो रिस्क आना चाहिए। अभी लिखवाया एक सेंटेंस में, ऐसे आई कैप करता है, तो आपने भी अलर्ट रहना है कि एक इंफॉर्मेशन से एक से ज्यादा रिस्क आ सकते हैं। एक क्लियर? फिर आगे, देयर इज अ डिस्प्यूट विद मेजर डेटर, डेटर हो गया। अच्छा, फर्ज कीजिए कि डेटर के साथ झगड़ा है, आपने पूछा झगड़ा किस वजह से है, कंपनी ने कहा सर डेटर ये कह रहा है कि जो प्रोडक्ट हमने उनको भेजी है वो डिफेक्टिव है, इस वजह से झगड़ा है। तो बताइए क्या रिस्क है? बैड डेट का, प्रोविजन फॉर बैड डेट का रिस्क है। हाँ, अब आए लाइन पे, और साथ ही साथ इसी सेंटेंस की वजह से एनआरवी का भी है, डिफेक्टिव इन्वेंट्री एनआरवी में भी तो जाएगी, डिस्प्यूट प्रोविजन में जाएगा बैड डेट में, और डिफेक्टिव इन्वेंट्री एनआरवी। दो मुख्तलिफ, एक ही सेंटेंस के दो मुख्तलिफ अल्फाज से दो मुख्तलिफ रिस्क आइडेंटिफाई हो रहे हैं। अब ये ठीक है शाबाश, अब आप कुछ सोच रहे हैं उसी लाइन पे, राइट डाउन ऑफ इन्वेंट्री, ठीक है, डिस्प्यूट विद मेजर डेटर, ठीक है, हाँ, इंपेयरमेंट, ये ठीक है, ये इंपेयरमेंट ऑफ, क्योंकि अगर डिफेक्टिव इन्वेंट्री होना, डिफेक्टिव बाज़ हो सकता है इन्वेंट्री लोडिंग अनलोडिंग में टूट गए, अगर लोडिंग अनलोडिंग में टूटी होना तो सिर्फ उसी डिफेक्टिव इन्वेंट्री की एनआरवी होगी, लेकिन अगर इन्वेंट्री में डिफेक्ट आया मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट की वजह से, तो फिर इन्वेंट्री तो राइट डाउन होगी ही होगी। जो मशीनरी ये गलत इन्वेंट्री मैन्युफैक्चर कर रही है उसकी भी इंपेयरमेंट रिकॉर्ड होगी। क्लियर है? फिर देयर आर पेंडिंग लिटिगेशंस, पेंडिंग लिटिग अगेंस्ट कंपनी, बिल्कुल केस, तो लिटिगेशन जब कभी आ जाए, जैसे रिलेटेड पार्टी जहां आ जाए रिस्क है, तो लीगल केस जहां आ जाए रिस्क है कि कंपनी या तो नोट्स ऑफ अकाउंट्स में डिस्क्लोज ही नहीं करेगी या सही तरीके से डिस्क्लोज नहीं करेगी, डिस्क्लोज करके कहेगी हम जीत रहे हैं, डिस्क्लोज कर दिया। एक होता है डिस्क्लोजर, एक होता है एडिक्वेट डिस्क्लोजर, एडवांस लेवल पे जाके दोनों में फर्क समझेंगे आप। डिस्क्लोजर क्या है? अच्छा, डिस्क्लोजर दिया ही नहीं, लीगल केस था, नोट्स ऑफ अकाउंट्स में लिखा ही नहीं, ये तो सीधी सीधी मिस स्टेटमेंट है, मैनेजमेंट को पता है इस पर फौरन पकड़ी जाएगी। मैनेजमेंट डिस्क्लोजर इंक्लूड करती है लेकिन एडिक्वेट डिस्क्लोजर इंक्लूड नहीं करती, यानी वो लिटिगेशन को डिस्क्लोज कर देंगे लेकिन आगे लिख देंगे हम ये केस विन कर रहे हैं। अब डिस्क्लोजर है, सोचें जरा, डिस्क्लोजर तो है, एडिक्वेट नहीं। बताइए ये डिस्क्लोजर ना होना तो मिस स्टेटमेंट है, हम सारे एग्री करते हैं। डिस्क्लोजर है लेकिन एडिक्वेट नहीं, क्या ये मिस स्टेटमेंट है? यस, ये भी मिस स्टेटमेंट है, ये भी मिस स्टेटमेंट, डिस्क्लोजर का एडिक्वेट ना होना भी मिस स्टेटमेंट है। शाबाश, ठीक है। पेंडिंग लिटिगेशन, अब आगे वो एग्जांपल दे रहा है कि केस स्टडी कैसी बना सकता है। वो बना सकता है जी अनफेयर डिसमिसल ऑफ स्टाफ, कि आपने किसी बंदे को जॉब से निकाला है, उसने आपके खिलाफ केस कर दिया। सीएफओ को एक केस स्टडी में उसने बताया, एसीसी की केस स्टडी थी, उसने कहा आपने सीएफओ को निकाला, अब आम मजदूर तबका होता तो वो कोई दूसरी जॉब ढूंढता, सीएफओ ने कहा मैं आपके खिलाफ केस करता हूं, ठीक है, मुझे 6, 7, 8 महीने की एडवांस सैलरी कंपनसेशन के तौर पे दें।
फिर और क्या, सीरियस एक्सीडेंट्स डैमेजिंग एनवायरमेंट, एनवायरमेंट डैमेज हो गया, ठीक है, जिससे कोई ऐसे एक्सीडेंट हो एनवायरमेंटल डैमेज, जैसे ये पेट्रोलियम कंपनीज होती है ना, ये जब ऑयल रिगिंग कर रही होती है समझ, तो बाज़ औक़ात प्रेशर ज्यादा होने की वजह से वो ब्लास्ट हो जाता है, आग लग जाती है, उसकी वजह से एनवायरमेंट सारा इफेक्ट होता है, ठीक है। एक तो वो जो क्या कहते हैं उसको, आबी मखलूक, वो जो मछलियां वगैरह होती हैं, और दूसरी चीजें वो मर जाती हैं सारी करीब वाली, और फिर एनवायरमेंट भी पोल्यूटेड हो जाता है, तो इनको गवर्नमेंट की तरफ से हैवी फाइन फिर पे करना पड़ता है। तो अगर इस तरह का कोई सीरियस एक्सीडेंट हो जाए जो एनवायरमेंट को डैमेज करे या पीपल को इंजर करे, इसे भी, वो मैं केस स्टडी पढ़ा था, तो वो टूरिस्ट होते हैं ना, वो तो कहते हैं कि जी हमें किसी नई से नई कोई एडवेंचरस जगह पे लेके जाएं, तो वो एक टूरिस्ट कंपनी थी, वो आतिशफशा पहाड़ पे ले गई उनको। अच्छा, उस पे भी ना वार्निंग होती है, क्योंकि लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, वो लेवल 3 की वार्निंग उस जगह पे इशू हुई थी कि अनकरीब ये आतिशफशा पहाड़ फटने वाला है। तो उन्होंने कहा नहीं सर जी, यहाँ पे जो धुएं उठते हैं ना वो और किसी जगह नहीं उठते, उन्होंने कहा ले जाओ। अच्छा, वहां पे फिर उन्हें पता चला अगले आधे घंटे में आतिशफशा पहाड़ फटने वाला है, सारे वहां से निकले, लेकिन निकलते निकलते भी आतिशफशा पहाड़ फटा, और वहां पे जितने भी मेरे 20-22 के करीब थे, कुछ मर गए और कुछ की सारी स्किन जल गई। अब बताइए, ऐसे टूरिस्ट कंपनी के खिलाफ गवर्नमेंट को कोई एक्शन लेना चाहिए कि नहीं? लेना चाहिए। यही क्या अगर ऐसा सीरियस एक्सीडेंट हुआ जिसने एनवायरमेंट को डैमेज किया, तो पेनल्टी, लोग तो केस करेंगे इनके खिलाफ। अच्छा, बाद में वही टूरिस्ट ये कहेंगे हमें थोड़ी पता था, हम ये थोड़ी कह रहे थे कि ले जाएं, हालांकि पहले उन्हीं की फरमाइश होती है, लेकिन बाद में मुकर जाते हैं, ठीक है। पहले वो स्टूडेंट कहते हैं नहीं नहीं सर, पेपर से 1.5 महीना पहले सिलेबस खत्म कर लें, पेपर से 1.5 महीना पहले सिलेबस खत्म। जब 1.5 महीना पहले सिलेबस, हालांकि 1 महीना पहले होना चाहिए ना, 1.5 महीना पहले तो नहीं होना चाहिए, 1.5 महीना पहले खत्म। फिर कहते हैं सर ये सवाल तो कराया नहीं आपने, ये तो भाई ये सवाल करवाने के लिए तो हफ्ता और चाहिए था, ठीक है। तो हमने तो एग्री कर लिया हुआ ना क्या डेट है, हाँ, उससे पहले नहीं, उसके बाद नहीं, ना उससे पहले एक दिन ना उसके बाद इंशाल्लाह एक दिन, ठीक है, ना अंडर आर्डिंग ना ओवर आर्डिंग। भाई ये क्लियर हो गया, समझ आगे बात की। अदर रिस्क छोटे मोटे, कहते छोटे मोटे दूसरे रिस्क भी सुनते जाए, क्योंकि अभी हमारे पास 2-4 मिनट है ना, है रिस्क ऑफ एन इनएप्रोप्रिएट। अच्छा, ये कंटिंजेंट लायबिलिटी और कंटिंजेंट एसेट का रिस्क तो डिस्कस हो गया ना, ये किस एग्जांपल में डिस्कस हुआ था? लीगल केस वाले के उन्होंने कह दिया, इन्होंने कहा कि केस हम जीत जाएंगे, हालांकि केस हार रहे हैं। एक इसमें भी था और एक दूसरी एग्जांपल भी थी, रिसीवेबल रिगार्ड कर लिया था। तो ये कंटिंजेंट, क्योंकि हमारे क्लाइंट का कंटिंजेंट एसेट और कंटिंजेंट लायबिलिटी का कंसेप्ट हमेशा वीक होता है। वैसे तो हमारा भी थोड़ा थोड़ा वीक होता है ना, लेकिन हमारे क्लाइंट का तो तबाही फिरी होती है ना, उसको तो पता ही नहीं होता ये है क्या कंटिंजेंट लायबिलिटी। रिस्ट्रिक्टेड टाइम शेड्यूल फॉर ऑडिट, सर 1.5 महीना पहले अगर आप खत्म कर देना सिलेबस, तो तैयारी बड़ी, रिवीजन के लिए बड़ा अच्छा टाइम मिल जाए। लेकिन इसमें क्या होगा? अच्छा खुद बताइए, छोटी सी एग्जांपल मुझे बताइए। एक टीचर है, उसने 4 महीने में सिलेबस कंप्लीट किया, एक ने 3 महीने में सिलेबस कंप्लीट कर लिया, कौन सा टीचर बेहतर? डिपेंड करता है, हो सकता है 3 महीने वाले ने अपने एक्सपीरियंस की वजह से, लेकिन आपको पता है एज ऑडिटर हमने नेगेटिव सोचना होता है, तो आपने हमेशा ये सोचना है जो 3 महीने वाला है ना, इसने रिस्क है, कंफर्म नहीं कह रहा, रिस्क है कि अंडर ऑडिटिंग की है। तो खुद बताए, अगर क्लाइंट हमें स्ट्रिक्ट डेडलाइन, क्लाइंट हमें चाहिए 2 महीने, क्लाइंट कहे नहीं सर जी 1.25 महीने के अंदर ऑडिट रिपोर्ट दीजिए, तो रिस्क है ना कि हम सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन नहीं कर सकेंगे, अंडर ऑडिटिंग करेंगे, कुछ रिक्वायर्ड प्रोसीजर्स छोड़ देंगे, भाई है कि नहीं रिस्क। फिर प्रीडिसेसर ऑडिटर डिड नॉट विश टू बी रीअपॉइंटेड, आर प्रीडिसेसर ऑडिटर कौन होता है भला? प्रीवियस ऑडिटर को प्रीडिसेसर कहते हैं, ठीक। हालांकि प्रीवियस भी लिख सकता था, उसका मतलब वही था, लेकिन बार प्रीडिसेसर लिख दिया। अगर पता चले प्रीडिसेसर ऑडिटर कहता है भाई मैंने नहीं रीअपॉइंट होना, सोचेंगे कि नहीं? हाँ, किसी जगह फ्लैट लेने के लिए गए और वहां पे जो पहले रहता था, आपने उनसे पूछा भाई तुम क्यों नहीं? ना बिल्कुल मैंने नहीं रहना, मैं और जंगलों में रह लूंगा, इधर नहीं रहना। रिस्क बढ़ जाएगा कि नहीं? रिस्क बढ़ जाएगा। आप कहेंगे क्यों नहीं रहना? वो कहेंगे रात को इसमें अजीबो गरीब आवाजें आती हैं, कोई जीन चुड़ैल वगैरह। भाई एग्जिस्टिंग पर्सन अगर विलिंग ना हो, कोई वजह तो होगी ना नेगेटिव, कहता वही। या पिछले ऑडिटर ने मॉडिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस कर दिया, तो इसका मतलब है पिछले साल कोई मसला गड़बड़ था, इस साल भी तो गड़बड़, हाँ तभी तो मॉडिफाइड, इस साल भी गड़बड़। क्लियर जी? अच्छा मुझे बताइए, क्या हमने ये केस स्टडी वाली एग्जांपल निकाल के एक एग्जांपल डिस्कस कर ले?
और कोशिश हमने की कि कोई ना कोई रियल एग्जाम्पल, कोई ना कोई पास्ट पेपर की केस स्टडी से इसको एलैबोरेट कर दें। उम्मीद है आपको कोई 50% तक तो समझ आ गई होंगी। आपने आज घर जाके इनको बार बार पढ़ना, इतना बार बार पढ़ना है कि फौरन जहन में बैठ जाए। जैसे ही सिचुएशन डिस्कस होने लगे पता चल जाए आपको इसका इफेक्ट किस किस जगह पे है। बार बार पढ़ेंगे इसको। आपने इस लिस्ट को आज कम से कम 3 दफा पढ़ना है। इस लिस्ट को कम से कम 3 दफा, बल्कि 3 दफा भी नहीं, आज आपने जितनी दफा सोना है ना, हर दफा सोने के बाद 1 दफा लिस्ट को पढ़ना है। क्लियर जी? बस ठीक है, चलिए। हाँ, अब सही तैयारी होगी। चलिए आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।